गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एडिटोरिया का जो ये फर्स्ट फुल एंड टेस्ट सीरीज़ हुआ है, फुल एंड टेस्ट सीरीज़ 1, उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग टोटल 14 फुल एंड टेस्ट होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस फुल एंड टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आप जो लोग चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धना। अब देखो, ऑप्शंस है संस्कृत ड्रामा रत्नावली, फाहियांस ट्रैवल ब्लॉग, और तीसरा है बान शेखरा इंस्क्रिप्शन। अब सबसे पहले जो हर्षवर्धना का हम लोग देखते हैं कि ये जो पीरियड है वो कब है। ये हर्षवर्धना का पीरियड है 606 से लेकर के आपका 647 सी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो फाहियांस है ये आए थे कब? ये फाहियान आए हैं आपके चंद्रगुप्त टू के समय में। और चंद्रगुप्त टू का जो पीरियड है वो कब है? वो 380 से लेकर के 414 एडी तक है। ठीक है, ये है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 खत्म हो जाएगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और संस्कृत ड्रामा रत्नावली जो है ये खुद हर्षवर्धन ने लिखा है। ठीक है, ये खुद हर्षवर्धन ने लिखा है। अब बान शेखरा इंस्क्रिप्शन ये भी हर्षवर्धन के टाइम का ही है। आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के टाइम में आए थे कौन? हियून हियून तसांग। कौन? ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे। ये ध्यान रखना है। फाहियांस चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे, इसलिए जब 2 गलत हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हरप्पन सिविलाइजेशन। ऑप्शन है आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, कॉपर प्लेट राइटिंग्स, इंस्क्रिप्शन, रिलीजियस टेक्स्ट। तो आपको ये पता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। क्यों? क्योंकि भैया कोई भी कॉपर प्लेट राइटिंग्स या इंस्क्रिप्शन या रिलीजियस टेक्स्ट हरप्पन पीरियड में नहीं मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। ऑप्शन है तेरीघाटा, अचारंग सूत्रा, या सूत्र कृतंगा, या बृहत कल्प सूत्रा। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये जैन लिटरेचर है। ठीक है, ये जो है ये नहीं है। ये क्या है? ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तेरागाथा क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, नॉट ए जैन टेक्स्ट। ठीक है, और ये जो पार्ट है तेरागाथा जो है ये पार्ट ऑफ पाली कैनॉन। ठीक है, थेरावादा बुद्धिज़्म। ये क्या है? ये थेरावादा बुद्धिज़्म, थेरावादा बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रेवलेंट इन मौर्यन पीरियड। ठीक है, तो अब आपके ऑप्शन है काओ, चूर्णी, दिनार, या फिर पाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाना। दिनार और चूर्णी जो है ना, ये दिनार और चूर्णी जो है ये मौर्यन पीरियड के नहीं है। ठीक है, ये मौर्यन पीरियड में नहीं, ये कॉमन इसमें नहीं आते थे, कॉमन एक्सचेंज में नहीं आते थे। काओ जो है ये बार्टर सिस्टम का है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, पना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर्स। इसके आपके ऑप्शंस हैं, एक मिनट, ऑप्शंस हैं नियार्कस, या फिर डाइमेक्स, या फिर ओने सिक्रेट्स, और या फिर एरिस्टोबुल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डाइमेक्स। क्या होगा? डाइमेक्स। क्यों? अलेक्जेंडर के साथ ये तीनों आए थे। ऑप्शन ए नियार्कस, सी में जो ऑप्शन है ओने सिक्रेट्स, और डी में है एरिस्टोबुल्स। ये तीनों जो है किसके साथ आए थे? ये अलेक्जेंडर के साथ आए थे। लेकिन ये जो है ये डाइमेक्स, ठीक है, ये थे एम्बेसडर किसके टाइम में? डाइमेक्स जो थे ये एम्बेसडर थे किसके टाइम में? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है, इसके टाइम पे ये क्या थे? ये थे आपके एक एम्बेसडर थे। ठीक है, डैमेजेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा हरप्पन साइट है? ऑप्शन है आपके अमीरी, दूसरा ऑप्शन है मिथाल, तीसरा बनवाली, चौथा हड़प्पा। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो बनवाली है वो तो हरियाणा में है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, हड़प्पा ये सिंध में है। ठीक है, अमीरी भी ये पाकिस्तान में ही है। ठीक, अमीरी भी कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है, ये भी सिंध में ही है। ठीक है, सिंध के पाकिस्तान के सिंध में। मिथाला ये हरियाणा में है। अब आप बताओ कौन सा होगा?
ऑप्शन बी, सॉरी 2 और 4, 2 और 4 किस में है, सॉरी 2 और 4 नहीं बल्कि 2 और 3, हरियाणा वाला ना दोनों, तो 2 और 3 किस में ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड दी कालचुरी डायनेस्टी, ठीक है, कालचुरी डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं चंद्रदेव, ऑप्शन बी है कोक्कल प्रथम, ऑप्शन सी है नेदियों, या ऑप्शन डी है बिरजहस्त। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कोक्कल प्रथम, ठीक है। ये जो चंद्रदेव थे ये थे किसके, गढ़वाल डायनेस्टी के, किसके, गढ़वाल डायनेस्टी के, ये फाउंडर है गढ़वाल डायनेस्टी के, ठीक है। तो बाकी सब कोई ऑप्शन का कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो आंसर क्या होगा, कोक्कल 1। अगला क्वेश्चन है, टू विच सुल्तान डिड मिनहाजुद्दीन सिराज डेडिकेट अ बुक तबाकत नासरी, तबाकत नासरी बुक को मिनहाजुद्दीन सिराज ने किसको डेडिकेट किया था। आपके ऑप्शंस हैं बहराम शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद बलबन, या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर है नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। मिनहाजुस तबाकत नासरी, इसको लिखे कौन है, मिनहाजुद्दीन सिराज, और इसने इस बुक को डेडिकेट किया था नसीरुद्दीन मोहम्मद को, ठीक है, जो कि सुल्तान थे दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, टू विच हिंदू रूलर डिड अलाउद्दीन खिलजी गेव द टाइटल राया रयान। अब सबसे पहली बात है, राया रयान का मीनिंग होता है किंग्स ऑफ किंग, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राया रयान मतलब किंग्स ऑफ किंग्स का टाइटल किसको दिया था। ऑप्शन है आपके रामचंद्र देव, ठीक है, दूसरा है प्रताप रुद्र देव, या फिर वीर बल्लाल, या फिर सुंदर पांड्या। इसका आंसर है क्या, रामचंद्र देव। क्यों दिया था, क्योंकि ये जो है ना, ये रामचंद्र देव ये थे रूलर थे किसके, देवगिरी के, और इन्होंने मतलब कि इसके सामने अलाउद्दीन खिलजी के सामने सरेंडर कर लिया था, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इससे खुश होकर इनको राया रयान का खिताब दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड चकला हैज़ बीन यूज्ड इन हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया, इट वाज। इसके ऑप्शन हैं आपके के सिनोनिम विथ परगना, या सिनोनिम विथ सरकार, या ऑप्शन सी है इट वाज ओरिजिनल यूनिट बिटवीन सूबा परगना बट वाज नॉट सिनोनिम ऑफ सरकार, ठीक है, और या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, इट वाज अ रीजनल यूनिट बिटवीन सूबा एंड परगना बट वाज नॉट सिनोनिम विथ सरकार, ठीक है। इसका याद रखना कि चकला इसी को बोलते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द जजिया टैक्स वाज री इम्पोज बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जजिया टैक्स को री इम्पोज करा था 1679 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी वाज द खिलाफत कमेटी मीटिंग इन 1920 हेल्ड इन विच गांधी वाज रिक्वेस्टेड टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लीडरशिप गांधी जी को किस मीटिंग में दिया गया था। तो इसके ऑप्शन है लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, या फिर कराची। तो ऑप्शन सी, इसका आंसर क्या है, इलाहाबाद सेशन में दिया गया था इनको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अब आप पहले ये देखिए, मॉडलो मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था, 1909 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। अगस्त प्रपोजल कब आया था, 1940 में। और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुआ था, 1919 में। अब लगा लो, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले मॉडले मॉन्टो रिफॉर्म्स। तो ऑप्शन अब देख लो, तो ये वाला तो है ही नहीं क्योंकि ये गलत, पहला वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मॉडले मॉन्टो अब कहाँ है, ये सी ऑप्शन में, बाकी दोनों में तो है ही नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच फ्रीडम फाइटर फाउंडेड लाठी एंड अखाड़ा क्लब्स। लाठी और अखाड़ा क्लब्स को किसने फाउंड किया था। ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, या फिर मास्टर सूर्यसेन, या फिर बाल गंगाधर तिलक। इसका ऑप्शन क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने इसको इस्टेब्लिश करा था। क्या करा था, लाठी एंड अखाड़ा क्लब्स, ठीक है। क्यों, मतलब कि टू मेक इंडियन यूथ ब्रेव एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इंडियन यूथ को ब्रेव और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब फिर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले आप देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक कब आया था, 1939 में। इसको कौन लाए थे, सुभाष चंद्र बोस, जब रिज़ाइन कर दिए थे कांग्रेस की प्रेसिडेंसी से, और फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में, ठीक है। लिबरेशन डे बाय मुस्लिम जो है ये अगस्त प्रपोजल कब आया था, ये 1940 में आया था, ठीक है। आज़ाद 1940 में आया था। आज़ाद हिंद फौज कब बना था भाई, ये 1942 में बना था, ठीक है।
और लिबरेशन डे बाय मुस्लिम लीग ये कब हुआ था? ये हुआ था, ये आपका लिबरेशन डे बाय मुस्लिम लीग हुआ था ये 1939 में, ठीक है। अब ये 1939 में ये भी है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, तो ध्यान रखना है कि ये 1939 दिसंबर में हुआ था ये, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये मई में आया था, ठीक है। अब आ जाएगा, अब देख लो, तो सबसे पहले 1939 ही होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ होगा, यानी 1 सबसे पहले होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? 4 होगा, तो 1 और 1 तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गए, तो 4 होगा, तो 4 कहाँ इसमें है, तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ये जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी मोहन सिंह ने, ठीक है, मोहन सिंह, ध्यान रखना है, ठीक है, मोहन सिंह ने 1940। और अगस्त प्रपोजल जब आया था, ये जो अगस्त प्रपोजल आया था, तो इस समय आपको ध्यान रखना, वाइस राय कौन थे? वाइस राय थे आपके कौन? लिन लिथगो, लिन लिथगो, ठीक है। अगस्त प्रपोजल के सामने टाइम पे वाइस राय कौन थे? लिन लिथगो। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमुलगेट द फाइनेंस कोड टू प्रिवेंट फेमाइन कोड टू प्रिवेंट फेमाइंस टू हेल्प फेमाइन विक्टिम्स? तो ऑप्शन है 1879, 1881, 1883 या फिर 1885। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1883। क्यों? क्योंकि 1880 में फेमाइन आया था, उसके बाद ये वाली कमेटी बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन 1765 विच हिल ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इन कॉन्टैक्ट विथ? तो पहला हिल ट्राइब किसके कॉन्टैक्ट में आया? तो वो ट्राइब ऑप्शन है आपके कुकी, खासी या तिपेर या फिर गाड़ू। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, खासी। क्यों? देखो, ये जो दीवानी राइट मिला था कब मिला था? ये 1765 में किसका? बंगाल का दीवानी राइट मिला था कब? आफ्टर बैटल ऑफ कौन सा? बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम टू किसने दिया था दीवानी राइट? ये शाह आलम टू ने दिया था, ठीक है, शाह आलम सेकंड ने दिया था, ये ध्यान रखना है। तो बोल रहा है कि ये किसके कॉन्टैक्ट में आया था? खासी के कॉन्टैक्ट में। क्यों? क्योंकि जब इनको बंगाल का ये मिल गया ना अंग्रेज को, तो ये चाह रहे थे कि एक कनेक्शन बैठे किसके बीच में? ब्रह्मपुत्र वैली आसाम और शिलहेट के बीच में। किसके बीच में? ब्रह्मपुत्र वैली आसाम और शिलहेट, जो कि अभी बांग्लादेश में है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठाना चाह रहे थे। अब इन दोनों के बीच में कौन आ जाता है? मेघालय का खासी, तो इसलिए मेघालय के खासी के साथ इनका कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 1932 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय पासिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। ऑप्शन है इलीगल यूनियन ऑर्डिनेंस, वायलेशन ऑफ पावर ऑफ लॉ, या फिर एग्जीक्यूटिव पावर ऑर्डिनेंस, या फिर स्पेशल ऑर्डर ऑफ वायसराय। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इलीगल यूनियन ऑफ ऑर्डिनेंस। ये जो आया था 1932 में, कब? जिस समय चल रहा था क्या? CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। ध्यान रखना है कि कब इलीगल घोषित किया गया था? तो CDM के समय, सिविल क्या बोलते हैं, डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड दी ऑल इंडिया दलित वर्ग महासंघ इन 1920? ऑप्शंस महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है? भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। क्यों बनाया था? इससे ये यूनाइट करना चाहते थे दलित को, और क्या बोल, दलित को और फाइट करना चाहते थे अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इन चीज़ के लिए फाइट करने के लिए इन्होंने बनाया था कौन सा? दलित वर्ग महासंघ संघ, ठीक है। कब बनाए थे? ऑल इंडिया दलित ये बनाए थे 1920 में, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने जो बनाया था ना, वो था क्या? अखिल भारतीय हरिजन संघ। ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी क्या बनाए थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, हरिजन संघ ये बनाए थे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज दी बिहार कौमी सेवक दल फॉर्म? बिहार कौमी सेवक दल कब बना था? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 1990, 1921, 1930 या फिर 1942। ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? 1920, ठीक है, 1921, सॉरी, ये क्या होगा? 1921। कब बना था ये? 1921 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following commission is formed to give suggestion regarding the famine in British India? ऑप्शंस है स्ट्रेची कमीशन या लोयल कमीशन या मैकडोनल्ड कमीशन। कौन सा कमीशन बना था किसके लिए? फेमाइन के लिए। तो ये तीनों ही बना था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, 2 एंड 3। क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। अब देखो कि ये स्ट्रेची कमीशन जो बना था ना, ये बना था 1880 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 1880 में कब? इसके समय जो क्या बोलते हैं, इसको अपॉइंट कौन किए थे? लॉर्ड लिट्टन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, लॉर्ड लिट्टन।
ली कमीशन जो बना था, लोयल कमीशन जो बनाया था, ये बना था आपका 1897 में। कब? 1897 में। और इसको अपॉइंट किसने करा था? ली कमीशन को अपॉइंट करा था, सॉरी लोयल कमीशन को अपॉइंट करा था लॉर्ड इलिंगटू ने। कौन सा? लॉर्ड इलिंगटू, इलिंगटू ने, ठीक है। और ये मैकडोनल्ड कमीशन जो है ये आई थी कब? 1900 में। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। ऑर्डर 1880, 1897 और फिर 1900, ठीक है। और इस समय जो थे 1900 के समय जो अपॉइंट किया था इनको, इसको किसने किया था? इसको किया था कर्जन ने। कौन ने? कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो ध्यान रहेगा 1880 में लिप्टन स्ट्रेची कमीशन, लोयल कमीशन 1897 लॉर्ड इलिंगटू, और मैकडोनल्ड कमीशन 1900, और कौन बना? ये कर्जन, ठीक है। SLM, ठीक है, SLM। इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3, बाकी ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर मैसूर मराठा एंड निजाम ऑफ हैदराबाद जॉइंटली फॉट इन विच वॉर, ठीक है, फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड डिसाइडेड टू स्टे अगेंस्ट द मुगल्स। तो इसका तो पहला ही पता ही आपको कि मराठा, मैसूर मराठाज और निज़ाम पहले वार में ही सिर्फ एक साथ थे, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में। उसके बाद तो फिर ये इधर उधर शिफ्ट होने लगे थे, पहले में भी हुए थे, लेकिन तब तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली को जीत हो चुकी थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ न्यूज़पेपर्स रिलेटेड टू रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ये सारे पेपर्स जो बता रहे हैं किसको? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के हैं। तो बता दें रॉन्ग पेयर कौन सा है। ज़मींदार जो पेपर था जफ़र अली खान ने, भवानी मंदिर बिरंदा कुमार घोष, फ्री हिंदुस्तान तारक दास, या फिर संध्या सचिंद्रनाथ सानियाल, ठीक है। तो देखो ये पहला सही है, जमींदार जफ़र खान, ZZ याद रखना, ठीक है। भवानी मंदिर बिरंदा कुमार घोष, BB, ठीक है। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास, ये भी सही है। तो यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो सही है, और ये फोर्थ गलत है, ठीक है, रॉन्ग पेयर ना, ठीक। तो ये जो संध्यावाज, ये जो था ना, एक बंगाली न्यूज़पेपर था, जिसको इसके जो एडिटर थे वो कौन थे? ब्रह्मबंधा। तो संध्या के जो एडिटर थे वो कौन थे? बरहम बांधव उपाध्याय। कौन थे? बरहम बांधव उपाध्याय, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के बारे में आपको बताना है। लॉर्ड मायो वाज द 5th वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला है द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड मायो। बिल्कुल सही बात है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट जो सेंसस हुआ था। अगला ही डाइड 8 फरवरी 1872 इन पोर्ट ब्लेयर एंड बरीड इन डबलिन। ये भी सही है, पोर्ट ब्लेयर में ये गए थे और वहीं पर एक जो कैदी ने इनकी हत्या कर दी थी। अगला ऑप्शन है, सॉरी, अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? लॉर्ड मायो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1869 टू 1872। ये भी सही है, लेकिन ये जो है ना 5th वाइसराय, ये नहीं, ये कौन सी? ये 4th वाइसराय थे, ठीक है। ये कौन से थे? 4th वाइसराय। तो पहला गलत हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर? 2 3 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर काउज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 डू नॉट इंक्लूड, मतलब कौन सा 1857 के रिवोल्ट का काउज नहीं है? न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल, इससे परेशानी हो रही थी बहुत लोगों को। वीडो मैरिज एक्ट, ये भी बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या बोलते हैं, धार्मिक रीति रिवाजों में उनका इंटरफेरेंस हो गया। डिस्पैच ऑफ इंडियन सोल्जर्स टू अफगानिस्तान, हाँ, बाहर भेजने में भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। लॉ प्रोहिबिटिंग इंटर मैरिज बिटवीन इंडियंस, ऐसा कोई रूल वो लाए ही नहीं थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? डी। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट, तो भैया ये कौन है? सरोजनी नायडू। वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, कौन है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश इन 1935, ये है सर मॉरिस गुएर, ठीक है। और उसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये कौन है? जो 1882 में बना था, वो W हंटर। तो आंसर क्या होगा? एका4 और बीका1 सीका2, एका4 बीका1 सीका2, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिफेंडेड औरबिंदो घोष इन अलीपुर द्वार कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। ये अलीपुर द्वार कॉन्स्पिरेसी केस में औरबिंदो घोष को किसने डिफेंड करा था? सबसे पहली बात, ये अलीपुर द्वार जो केस हुआ था, ये हुआ था 1908 और 9 के समय में, ठीक है, अलीपुर द्वार केस, ये ध्यान रखना। और इन जो औरबिंदो घोष को डिफेंड कर रहे थे कोर्ट में, वो कौन कर रहे थे? चितरंजन दास ने, और इन्होंने इनको बचा भी लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्क्राइब द हंटर कमीशन रिपोर्ट एज ए पेज आफ्टर पेज ऑफ शेमलेस गवर्नमेंट वाइट वॉश,
ये किसने कहा था कि भाई ये जो हंटर कमीशन रिपोर्ट है वो एक पेज आफ्टर पेज शेमलेस वाइट वॉश है। हंटर कमीशन कब आया था? ये आया था आपका जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, ठीक है। तो इसको ये जो रिपोर्ट डाली थी उस रिपोर्ट के बारे में ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा था और उनका मानना ये था कि भाई ये जो है ना, इसलिए कहे थे कि भाई ये जो रिपोर्ट है वो कहीं पर भी जनरल डायर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था और न ही उसको अकाउंटेबल ठहरा रहा था उस पूरे रिपोर्ट में, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड रैयतवाड़ी इज सिस्टम विच हैज ऑलवेज बीन प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले बात बताओ भैया, ये रैयतवाड़ी सिस्टम है ये लाए कौन थे? जो लाए थे वही बोले होंगे कि भाई ये हमेशा से है तो इसको लाने में क्या दिक्कत है, ऐसे ही ना लॉ वगैरह लाता है जो भी, ठीक है, पीछे लॉजिक ऐसे ही देते हैं। तो ये कौन लाए थे? रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो लाए थे, तो इसलिए वही हो जाएगा आंसर, ठीक है, 29 का थॉमस मुनरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसरशिप एक्ट 1799, ठीक है, इट वाज नेसेसरी फॉर द पब्लिशर टू सबमिट ऑल मटेरियल टू द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर प्री सेंसरशिप, बिल्कुल सही है ये। अगला है, एज अ रिजल्ट ऑफ जॉन एडम्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन इन 1823 राजा राम मोहन राय हैड टू स्टॉप हिज पब्लिकेशन मीरतुल अकबर। ये भी भाई बात सही है, तो क्या बोला है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ठीक है। आप ये ध्यान रखना है कि मीरतुल अकबर जो पेपर है उसको कौन मतलब पब्लिश करते थे? वो करते थे राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है, स्टैग्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको बताना है कि स्टैग्मोमीटर जो है वो किस चीज़ को मेजर करता है। ऑप्शन है काइनेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आंसर क्या होगा? सरफेस टेंशन। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए विस्कोमीटर है भैया, विस्कोमीटर, ठीक है, ये विस्कोमीटर है। सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है रिफ्रैक्टोमीटर, क्या है? रिफ्रैक्टोमीटर। और ऑप्टिकल जो एक्टिविटी के लिए वो क्या है? पोलैरीमीटर, ठीक है। ये तो तीनों आप तो हो जाएगा, बाकी इसलिए बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन। उसका मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होगा? जिधर जाएंगे उसके अपोजिट में होगा, तो जाएंगे तो क्या वेलोसिटी के अपोजिट में होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रिंसिपल डज दी पेरिस्कोप वर्क। पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या डाइफ्रैक्शन, या रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्शन। देखो क्या होता है, ये पानी है, अब यहाँ पे कोई सबमरीन है, ठीक है, यहाँ पे सबमरीन पानी के अंदर है, ठीक। तो अब इसको देखना है ऊपर में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक लगाता है ऐसे करके, ये ठीक है, ये ऐसे करके लगाता है अपना, यहाँ एक ये सॉरी इधर कर लो, 1 मिनट होल्ड लो, ये लगाता है ऐसे करके एक, ठीक है। अब इधर इसको देखना है तो यहाँ पे क्या करता है, एक मिरर लगाता है, एक मिरर यहाँ लगाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आया और ये क्या करेगा, ये पाइप के थ्रू इस रे को क्या कर देगा, यहाँ ट्रांसफर कर देगा इस मिरर पे। अब आप इस मिरर में अंदर में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे आगे इस साइड से कौन चीज़ आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है? रिफ्लेक्शन है ना, यहाँ से लाइट इस पे पड़ी, ये रिफ्लेक्ट करी इसमें, इस आईने पे, और ये आईना इसकी आँख पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो रिफ्लेक्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज यूज टू मेक कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने में क्या यूज होता है? स्टेनलेस स्टील, सॉफ्ट स्टील, हार्ड स्टील, सॉफ्ट आयरन। इसका आंसर क्या होगा? सॉफ्ट आयरन। वो पतला पतला सा आयरन इस तरह का होता है ना तार, और ये ब्राउन कलर का होता है, वो ऐसे 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 करके रहता है, ठीक है, ये यूँ। तो उसमें क्या होता है? सॉफ्ट आयरन का यूज़ होता है ट्रांसफार्मर में। क्यों? क्योंकि पता है वो क्या होता है ना, कि इसमें लॉस बहुत कम होता है, ठीक है, एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, और इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बाकी सब में जो होता है ना, एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। सॉफ्ट आयरन का यूज़ करने का एक रीज़न ये भी है कि इसमें हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी होता है, ठीक है, जो कि एसी मैग्नेटिक फील्ड साइकिलिंग के लिए बहुत बेहतर होता है, ठीक है। हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है जो कि एसी करंट के लिए, एसी मैग्नेटिक फील्ड के साइकिलिंग के लिए बेहतर होती है। अगला क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोस आइंस्टीन कॉन्डेंस स्टेट इज। ऑप्शन है वेरी लो, लो, वेरी हाईली काइनेटिक, हाईएस्ट। इसका आंसर क्या होगा? वेरी लो। क्यों? ये जो बोस आइंस्टीन कॉन्डेंस स्टेट होता है ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के करीब होता है, ठीक है। अब जब जीरो टेम्परेचर होगा तो भाई क्या होगा? मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट होगा वो एकदम बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। मूवमेंट कम होगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वेरी लो हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल ही कम हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो जीरो हो जाएगा या फिर एक्सट्रीमली लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो टेम्परेचर पे हमको मिलता है बोस आइंस्टीन स्टेट, एकदम एब्सोल्यूट जीरो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर
कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, गैस को लिक्विड बनाने में कौन सा कंडीशन सबसे बेस्ट है। तो अब आप बताओ कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। सबसे पहली बात है कि अब आप गैस को, ये गैस है, इसको आप लिक्विड बना चाहोगे तो इससे जब तक आप प्रेशर नहीं डालोगे तो ये लिक्विड कैसे, प्रेशर डालोगे तो ये क्लोज आ जाएगा। जब ये क्लोज आएगा तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, तो यानी कि प्रेशर तो हाई होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गया। अब हाई प्रेशर और ये हाई प्रेशर, अब बताओ लो टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर होगा, ये बताओ। अब देखो अगर हाई टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी बहुत आ जाएगी। देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस बढ़ जाता है, रैंडमनेस जब बढ़ जाएगा तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो आपस में जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा। हाई टेम्परेचर में वो कभी आपस में जुड़ने की कोशिश नहीं हो, वो भागता रहेगा इधर उधर। तो इसलिए क्या होगा, लो टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक नेचर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, ठीक है। जीरो होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, बोथ एंड नेगेटिव। ये आंसर क्या होगा इसका, डायमैग्नेटिक हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। नेचर उसका क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ ए स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन लिक्विड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स फोकल लेंथ, इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स अनचेंज। देखो भाई ये बात क्या कर रहा है, स्फेरिकल लेंस नहीं, ये क्या कर रहा है, मिरर की बात कर रहा है। तो मिरर का जो है क्या बोलते हैं उसको, जो फोकल लेंथ है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि भाई आप उसको किस लिक्विड में रखे हो या किस लिक्विड से निकाल रहे हो, ठीक है। वो जो है सराउंडिंग मीडियम के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है ओनली रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बस रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करोगे तो स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ चेंज होगा। बाकी कौन से मीडियम में डालो, क्या करो नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मैक्सिमम एनर्जी, विजिबल लाइट, इंफ्रा, यू, अल्ट्रावायलेट या फिर गामा। तो सबसे पहले तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, आर एम आई विजिबल, ठीक है, RMI विजिबल, यू एक्स और गामा, ऐसे याद रखना, ठीक है। RMI विजिबल, यू एक्स गामा। ये आर से क्या होगा, रेडियो, एम से क्या होगा, माइक्रो, आई से क्या होगा, इंफ्रा, विजिबल तो विजिबल ही टोटल, यू से अल्ट्रा और एक्स से एक्सरे और गामा रे, ठीक है। इसका जो रेडियो वेव का वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ जो होता है लेमडा जो है ये हाईएस्ट होता है इधर, और लेमडा जो इधर होता है वो लोवेस्ट होता है। यहाँ पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी ये लोवेस्ट होता है और यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो गामा की क्या होगा, लेमडा सबसे कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसलिए गामा रेज का क्या हो जाएगा, आपका जो एनर्जी है वो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स ड्यू टू नेगेटिव होल्स, यानी होल्स की वजह से कंडक्शन किस में होता है, पी टाइप, एन टाइप, आईसी या फिर ये। देखो भाई ये होता है पी टाइप में। आप पी से याद रखना, देखो एक पी टाइप का मतलब होता है होल के कारण, पी टाइप मतलब होल के कारण, और एन टाइप मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और पी टाइप में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वो होल होगा, तो हे होल, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहेगा होल पर, और इससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। जैसे सामने जिसको होल दिखा वो कूद गया, उससे पीछे खाली हो गया, फिर वो होल पे दूसरा वाला कूद गया, फिर उसके पिछले वाले पे दूसरा वाला, तीसरा वाला कूद गया, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मूवमेंट होता है तो होल के कारण। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है तो फिर वहाँ तो इलेक्ट्रॉन की ही मूवमेंट होती है। तो एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण, पी टाइप में होता है होल की मूवमेंट के कारण। तो एन क्या होता है, निगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से याद रखना, पी पॉजिटिव मतलब होल, ठीक है। तो क्या होगा, पी मतलब पॉजिटिव मतलब होल, एन मतलब निगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो याद रखना। 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या डिसइंफेक्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट। 1% सोल्यूशन को हम लोग जो डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं, हम लोग नॉन लिविंग जो फ्लोर्स वगैरह है उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, आपका फिनॉल का यूज़ करते हैं ना, कितना बेहतरीन सुगंध देता है, ठीक है। और बाकी अगर ये अराउंड 0.2% होगा ना, मतलब फिनॉल का सोल्यूशन, तो हम इसका यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। किसके रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। अगर 0.2% क्या बोलते हैं उसको, सोल्यूशन होगा तो उसको यूज़ करेंगे किसके लिए, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। 0.2%, ठीक है। और ये जो एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक तो करते हैं हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, किसके लिए, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकथाम के लिए, ठीक है, इन्फेक्शन के रोकथाम के लिए। एनाल्जेसिक होता है ये पेन रिलीवर, ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लास, वाटर या फिर बेंजीन। तो ध्यान रहे कि सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं ग्लास का कितना होता है, 1.5 से लेके 1.54, ठीक है। वाटर का कितना होता है भैया, 1.33,
ठीक। अब बेंजीन का कितना होता है? बेंजीन का लगभग होता है 1.5 एग्जैक्टली, ठीक है। ये कितना होता है? 1.5, और ये लगभग लगभग 1 के करीब करीब, लगभग लगभग 1 के। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्लास। ठीक है, ये ध्यान रखना, बेंजीन का 1.5, वाटर का 1.33। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू पायरेक्स ग्लास? पायरेक्स ग्लास में क्या ऐड करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या बोरैक्स? तो हम लोग क्या करते हैं? बोरैक्स का यूज करते हैं। क्यों भाई? बोरैक्स जो है ना, वो इसके ग्लास के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उसकी केमिकल रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देता है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है, ठीक है। कौन? बोरैक्स। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सब्जेक्ट टू द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल? देखो, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स पे कौन सा डिपेंड करता है और या कौन डिपेंड नहीं करता है? देखो, वैलेंसी तो डिपेंड करता है, ठीक है। आप किस पीरियड में है तो उस पर वैलेंसी डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी डिपेंड करता है। कलर नहीं डिपेंड करता है। कलर जो है ना, आंसर क्या हो जाएगा? कलर डिपेंड नहीं करता। कलर किसी का भी अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होते हैं कलर। जबकि आप देखो, ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं वो क्या बोलते हैं उसको, वो सारे एक ही ग्रुप में है, लेकिन वो जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को शो करते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना, ट्रांजिशन मेटल्स, कॉपर, गोल्ड, ये सब जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको मैच करना है आपको। सीएनजी, कोल गैस, एलपीजी और वाटर गैस। तो सबसे पहले आप मिलाओ किसको? एलपीजी को। एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। और दूसरा आप मिला सकते हो सीएनजी। सीएनजी को होता है मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन। अब देख लो, ए का 3 और सी का 2। तो सबसे पहले आ जाओ, ए का 3 और सी का 2, ये दोनों ऑप्शन है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं वाटर गैस और कोल गैस। तो कोल गैस हो जाएगा कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, ए का 3, सी का बी का 4। कोल गैस क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर गैस कौन सा हो जाएगा? वाटर गैस हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कोल गैस में ध्यान रखना है कि मीथेन होता है, ठीक है। तो आप इसमें ये ध्यान रखना है कि कोल गैस में मीथेन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्रोटियम? देखो, प्रोटियम क्या होता है? 1H1, ठीक है। ड्यूटेरियम क्या होता है भाई? 1H2। और ट्रीटियम क्या होता है? 1H3। अब देखो, इसमें जो होता है एक एक प्रोटॉन ही होता है। इसमें क्या होता है? ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। इसका मास कितना है? 1 है ना। इसमें एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। ठीक, इसमें होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और इसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। इसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? तो भैया, प्रोटियम में सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ए। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड? अब देखो भाई, ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है? एसिडिक सॉल्यूशन करता है। कौन करता है? एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसमें देख लो, एसिड कौन है? लाइम वाटर क्या है? ये बेस है। वॉशिंग सोडा, ये भी बेस है। बेकिंग सोडा, ये भी क्या है? बेसिक है, ठीक है। ये भी बेसिक है। और विनेगर क्या है? ये एसिडिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विनेगर। अगला क्वेश्चन है, द कैलेमाइन इज अ मिनरल हुज केमिकल फार्मूला इज? देखो, कैलेमाइन क्या है? जिंक का और है, ठीक है। यहाँ सारे ही जिंक के हैं। अब उसको बताना है कैलेमाइन का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है। ये तो जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक सल्फाइड है, ये जिंक सिलिकेट है, और ये जिंक कार्बोनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक कार्बोनेट। ध्यान रखना है, कैलेमाइन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? जिंक कार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर आपको मैच करना है। देखो, सबसे पहली बात है, आप जो जानते हो पहले वो कर लो। ये वल्कनाइजेशन जो होता है वो किसका होता है? रबर का। उसके बाद हाइड्रोजिनेशन किसका होता है? एडिबल ऑयल का, ठीक है। स्मेल्टिंग हम लोग कॉपर स्मेल्टिंग होती है कॉपर की। और पेट्रोलियम में क्रैकिंग वाली बात होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3 और सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4। ये कौन सा? ऑप्शन बी। और डी का 1, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? इसको कन्वर्ट करता है अनसेचुरेटेड फैट को सेचुरेटेड फैट में। ये क्या करता है? अनसेचुरेटेड फैट को सेचुरेटेड फैट में बदल देता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर विल बी? अब आप बताओ, ये फॉर्मूला जानते हो? पी इक्वल टू होता है NRT, ठीक है। ये पी क्या? प्रेशर, वी क्या? वॉल्यूम, एन क्या? नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर होता है। ये क्या बोला है? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, हटाओ। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस कांस्टेंट तो फिक्स ही होता है, और नंबर ऑफ मोल्स भी तो हम जो भी डालेंगे वो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। अब आप बताओ, ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मास फिक्स कर दिया तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो गए। मास फिक्स कर दिया है ना, फिक्स मास।
तो ये मोल, फिर आर तो गैस कांस्टेंट है, इसलिए पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स ऑन, वो कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना ये माइकोप्लाज्म होता है। ठीक है, वायरस वगैरह जो है क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट नहीं है, ये क्या है, माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टैमेन, कार्पल, कैलेक्स कार्पल, या कैलेक्स कोरोला, या कोरोला स्टैमेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टैमेन एंड कार्पल। स्टैमेन क्या होता है और कार्पल, ये कार्पल होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टैमेन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक फोटो देखो मजा आएगा, ये देखो, ये स्टैमेन क्या है, ये स्टैमेन है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, पर ये मेल होता है। स्टैमेन क्या होता है, मेल, और कार्पेल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कार्पेल में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है, और स्टामेन में क्या होता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये जो ये पिटल है और ये सिपल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कार्पेल के अंदर ये कार्पेल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या कहता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, और फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टामेन एंड कार्पेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, फैट, एंजाइम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। देखो भैया, जो लोग जिम करने जाता है उसके जो मसल्स हैं वो ब्रेक होते हैं ना, जब आप जिम करते हो भरपूर तरीके से तो आपके मसल्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो उसको मसल्स को डेवलप करने के लिए उसको कौन सी खाता है, वो जो लोग जिम जाते हो क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं ना। क्यों, यही डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल्स के लिए, समझ रहे हो। जब आप खूब एक्सरसाइज करोगे तो आपके जो सेल्स होते हैं वो डीजनरेट करते हैं, उसको रीजनरेट करने के लिए प्रोटीन खाते हैं कौन लोग, जो लोग जिम जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये जो आप प्रोटीन लेते हैं तो उससे होता क्या है कि नया सेल बनता है। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन है ना वो अमाइनो एसिड को प्रोवाइड करता है। कौन सा प्रोटीन जो है, अमाइनो एसिड को प्रोवाइड करता है, अमाइनो एसिड। ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है बाकी सारी चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, बिल्डिंग जो बिल्ड करता है या रिपेयर करता है टिश्यूज़ को। ठीक है, मसल्स की ग्रोथ में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये प्रोटीन है, और प्रोटीन से क्या मिलता है, अमाइनो एसिड, और वही सारा काम करता है। अगला, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय विच एनिमल, जुगलीना, प्लाज्मोडियम, या ट्राइपेनोसोमा, या फिर एमीबा। तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस होता है वो ट्राइपेनोसोमा होता है। जो लोग सोते हैं ना खूब, तो कभी कभी लगता है कि भैया इसको कहीं ट्राइपेनोसोमा तो धर नहीं ना लिया। ठीक है, तो ये ट्राइपेनोसोमा जो है इसकी वजह से होता है क्या, स्लीपिंग सिकनेस। और ट्राइपेनोसोमा जो ये कैरी होता है ना, ये कैरी होता है एक टसे फ्लाई है उसके काटने से। कौन सा, टीएसई, ये कैरियर है। ठीक है, यही अगर आपको बाइट कर गया ना, काट लिया, तो आपको ट्राइपेनोसोमा आपके अंदर चला गया और फिर आपको मज़ेदार नींद आएगी। ठीक है, इससे प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। ये मलेरिया है। ठीक है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से क्या होता है, हमारा मलेरिया की बीमारी होती है। और ये मलेरिया जो होता है ये ट्रांसफर कैसे होता है, ये फीमेल इनाफिलिज मॉस्किटो जब काटेगी ना तब। कौन सा, फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो। ठीक है, एनोफिलिज, ANO फिलिज, HELES। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बाकी अमीबा तो कोई ये नहीं है। युगलीना, ये युगलीना जो होता है ना, इसके पास एनिमल और प्लांट दोनों का कैरेक्टर होता है। ध्यान रखना है, इसके पास क्या होता है, एनिमल और प्लांट दोनों का कैरेक्टर होता है, एनिमल प्लस प्लांट। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर इसके अंदर होते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, mRNA वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कोरोना वायरस, मीजल्स, पोलियो, या फिर नन ऑफ दिस। तो भैया ये कोरोना वायरस में अभी चल रहा था ना, mRNA वैक्सीन चला रहा था जो, ये जो पिफजर बायोटेक और मॉडर्ना कोविड-19 जो वैक्सीन था, ये दोनों क्या था, mRNA वैक्सीन ही था। कौन सा, पिफजर और मॉडर्ना। ठीक है, ये दोनों ही क्या था, mRNA वैक्सीन था, पिफजर एंड मॉडर्ना। ये जो कोरोना वैक्सीन था ना, ये दोनों mRNA वैक्सीन ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग। ऑप्शन है मॉर्फिन, फिनामाइन, या एस्प्रिन, या पैरासीटामोल। तो इसका आंसर क्या है, मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन क्या है, ये एनाल्जेसिक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, जो कि बहुत पेन रिलीवर है, और ये डायरेक्ट हिट करता है नर्वस सिस्टम को। ये किसको करता है, डायरेक्ट हिट करता है आपके नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिट करता है। ठीक है, तो आपको बहुत आराम महसूस होता है क्योंकि वो, ठीक है, और ये अफीम से मिलता है। ये मॉर्फिन जो आता है किससे, अफीम से आता है, ये भी ध्यान रखना। एस्प्रिन और पैरासीटामोल जो है ना,
ये यूज़ होता है ये यूज़ होता है इन्फेक्शन वगैरह को या क्या बोलते हैं कम करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच पिगमेंट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से कौन सा पिगमेंट प्रोटेक्ट करता है प्लांट का? तो क्लोरोफिल, तो ये तो भैया ये फोटोसिंथेसिस में आता है, ठीक है। और प्लास्टिक जो है ये भी एक टाइप का मतलब कि पिगमेंट ही कंटेन करता है, ठीक है, क्या बोलते हैं प्लास्टिक की तरह ही। अब है कैरोटेनॉइड और फाइकोसाइनिन। तो कैरोटेनाइन जो है ना ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को यूवी रेज से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो पाया था ना ये पिगमेंट पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। ये फाइकोसाइनिन जो होता है साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, डाइजेशन, एक्सक्रीशन या सर्कुलेशन? तो इसका या फिर रेस्पिरेशन। आंसर क्या है? रेस्पिरेशन। अभी आप सांस लो और अपने हाथ पे सांस को फेंको, आपको पता चलेगा, गर्मी का एहसास होगा ना, तो समझ लो कि ये आपका क्या, आप सांस ले रहे हो तो रिस्पिरेशन हो रहा है, सॉरी तो हीट निकल रहा है, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तभी तो आपको, आप अपने सांस को फेंको अपने हथेली पे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया गर्म लग रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या हो, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। और बाकी ये सारे चीज़ का डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। हमारा जो फूड सिंपलर सब्सटेंस में बदल जाता है, ये क्या है, ये डाइजेशन है। एक्सक्रीशन क्या है, जो हम लोग खाते हैं, जो पच नहीं पचता है, वो सारा क्या होता है, वो निकल जाता है एक्सक्रीशन। सर्कुलेशन क्या होता है, जो अपनी बॉडी में जो ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी जो घूमता है, वो सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु एक्सप्लेन द सेल्स डिवाइड अ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो एग्जिस्टिंग सेल है वो उससे डिवाइड होते होते न्यू सेल्स बनते हैं। कौन बोला था? हैकेल बोला था, विर्चॉ बोला था, हुक बोला था, या फिर शेल्डन बोला था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है विर्चॉ, ठीक है। इन्होंने बोला था कि भाई जो सेल जो होता है फर्दर डिवाइड करते करते न्यू सेल्स बनते हैं। ये रॉबर्ट हुक जो है ना, ये डिस्कवरी ऑफ सेल था, ये डिस्कवर किया था सेल को, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला था कि डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। और ये कब किए थे? 1665 में। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला था कि भाई सेल डिवाइड होकर के नया सेल बनता है। ये बाद में किसने बताया? विर्चॉ ने बताया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू विच टिश्यू। किस टिश्यू के कारण फ्लेक्सिबिलिटी आती है? कॉलन काइमा, पेरन काइमा, स्केलेटन काइमा या एरियन काइमा? तो ये होता है भाई कॉलन काइमा से, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो मिलता है, यानी पेड़ को आप जब उसकी टहनी को मोड़ते हो वो टूटता नहीं है, तो क्यों नहीं टूटता है? वो कॉलन काइमा की वजह से। पेरन काइमा क्या है ना, ये पेरेंट का ध्यान रखना, पेरेंट मतलब पेरेंट, यहाँ पे क्या लग रहा है? पेरेंट। और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या खाने पीने का इंतजाम करते हैं ना, तो उसी तरह आप याद रखना ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जिम्मेदार है कौन? पेरेंट्स याद रखना, पेरेंट्स, ठीक है। स्केलेटन काइमा, स्केलेटन मतलब स्क्रैच करना, स्केलेटन या स्क्रैच करना, तो ये स्क्रैच रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये स्क्रैच रेजिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड कौन करता है? ये आपको देता है स्केलेटन काइमा, ठीक है। और जो एरियन काइमा है, ये एरियन मतलब ये बायोन्सी, जो ये एरियन काइमा रिलेटेड है जो पौधे इसमें उगते हैं, पानी में उगते हैं, तो ये एरियन काइमा, एरियन है ना एयर, तो उसी से याद रखना कि ये बायोन्सी को प्रोवाइड करते हैं। ये किसको? ये बायोन्सी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए, और कॉलन काइमा क्या है? कॉलन काइमा आपका फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइड करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैव बीन प्रोवाइडेड इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो 243B, 243D, 243E या 243G? तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिजर्वेशन वाली बात है ना, ये 243D में है, ठीक है। और 243B किसके बारे में बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है, YAT, ठीक। और ये 243E जो है ये ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ये 5 साल का होगा ना, ये ड्यूरेशन के बारे में बात करता है। और ये 243G जो है आपका, ये जी फॉर गवर्नेंस मतलब कि पावर ऑथोरिटी, ठीक है। ऑथोरिटी क्या होगा इसका, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। ये सारा डिसाइड ये किस में है? ये है 243G। जी फॉर गवर्नेंस में क्या होता है? पावर टावर आता है, ये ध्यान रखना। ई से ड्यूरेशन है, ई में ड्यूरेशन है, बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है, डी आपका रिजर्वेशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल, आपको मैच करना है कौन सा गलत मैच है, ठीक है, गलत मैच कौन सा ये देखना है। आर्टिकल 124, आर्टिकल 132 या आर्टिकल 143 या फिर आर्टिकल 136? आर्टिकल 124 के बारे में सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, नहीं भैया ये नहीं है। ये आर्टिकल 124 में है अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जज का अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होगा, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बाकी ये सही है। आर्टिकल 132 क्या? एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेती है कौन? प्रेसिडेंट।
आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, तो ये सब ध्यान रखना है। अगला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में कितने टाइप के आपके इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो आपको प्रियम्बल किस किस के बारे में बात करता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ना। जस्टिस कौन कौन सा भाई, पहले ध्यान रखो, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस के बारे में, जस्टिस कितने टाइप के, जस्टिस 3 टाइप की जस्टिस, ठीक है, कौन कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और लिबर्टी, लिबर्टी कितने टाइप की लिबर्टी भैया, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 5, याद रखेंगे, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, 5 हो गए। इक्वालिटी, इक्वालिटी कितने टाइप के, 2 टाइप की इक्वालिटी, कौन सा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, मतलब 2, ठीक है, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द प्रोड्यूस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन इन आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह जो होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ये बात सही है, किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में किया जा सकता है। ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय ए मिनिस्टर नॉट बाय ए प्राइवेट मेंबर, नहीं भैया, प्राइवेट मेंबर बिल भी होता है, ठीक है, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। अगला होता है, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, हाँ सही बात है कि भाई पर जो अमेंडमेंट करेंगे, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें प्रेसिडेंट से पहले ही क्या बोलते हैं उसको परमिशन नहीं लेना पड़ता है, सिर्फ एक केस में लेना पड़ता है, वो कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, मनी बिल में, किस बिल में, मनी बिल के केस में आपको पहले लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का ये, तो इसलिए ये वाला तो सही है, ठीक है। और रेटिफिकेशन बाय स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर इज नॉट रिक्वायर्ड इन फेडरल प्रोविजन, नहीं, अगर फेडरल प्रोविजंस में अगर आप कोई चेंजेस करेंगे जिससे कि स्टेट के पावर्स में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की किसी चीज़ में चेंजेस आएगा तो आपको लेना पड़ेगा रेटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, तो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का लेना पड़ेगा, इसलिए ये वाली गलत हो जाएगी। तो आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कौन कौन सा हो गया, 2 और 4, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अदर देन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। देखो, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, उसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, ये पहले ध्यान रखना है। अब ये बोला है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑलरेडी है, तो बाकी कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक औरत का होना मस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाइकार्मल सिस्टम इज एन एसेंशियल फीचर, बाइकार्मल सिस्टम जो है एसेंशियल फीचर किसका किसका, यूनिटरी का तो नहीं है भैया, प्रेसिडेंट का भी हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, पार्लियामेंट्री हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, फेडरल में डेफिनेटली होगा, क्या 2 होगा। और क्या बोलते हैं, बाइकार्मल लेजिस्लेटिव सिस्टम का मतलब होता है अपर हाउस और लोअर हाउस का होना, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों होगा उसमें, इसमें फेडरल सिस्टम में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, बाइकार्मल लेजिस्लेचर का मतलब क्या, लेजिस्लेटिव बॉडी विथ 2 चैम्बर्स, ठीक है। जैसे अगर क्या बोलते हैं उसको, असेंबली में जो देख लो स्टेट में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारत में किन किन स्टेट्स में बाइकार्मल लेजिस्लेचर है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मन करे तो। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेडरल सिस्टम, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है वो फेडरल भी हो सकता है या यूनिटरी भी हो सकता है, ये दोनों जो है ना, ये फेडरल भी हो सकता है, यूनिटरी भी हो सकता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, बल्कि ये आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 50, और आर्टिकल 50 किस में है, DPSP में, ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा। टू प्रिजर्व एंड वैल्यू द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 45 में आता है, ये भी DPSP में है। और आर्टिकल 21 के तहत ये जो है ना, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। आर्टिकल 21 के तहत क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, 21A के तहत, ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत क्या है, फंडामेंटल राइट भी है हमारा। और फ्री एजुकेशन, एवोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये क्या है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 17, ठीक है, क्या आर्टिकल 17, ये सब ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग एक्ट्स एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर होम, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट, नाइदर यूनियन नॉर स्टेट, तो भैया होगा किस लिए वो, ये वाला स्टेटमेंट तो बेकार है, इसको फालतू वाला क्वेश्चन ये दिया, तो ये आंसर क्या होगा, बोथ यूनियन एंड स्टेट। और आपको ध्यान रखना है CAG का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 148, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ
द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट्स एक्सेप्ट। देखो बोल रहा है कि पांचवा शेड्यूल जो है वो किस पे लागू नहीं होगा, किस पे लागू नहीं होगा, जो 6 शेड्यूल में है उस पे लागू नहीं होगा। अब आप खोजो कि यहाँ 6 शेड्यूल स्टेट्स कौन सा है। अब आप बताओ यहाँ पे 6 शेड्यूल स्टेट्स कौन कौन से हैं। ये कौन स्टेट हैं आपको ध्यान रखना, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 6 शेड्यूल स्टेट है। ये क्या है? ये 6 शेड्यूल स्टेट है। इसमें 5th शेड्यूल वाली बात नहीं। आप बताएंगे कि 5th शेड्यूल में जो 10 स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं? 10 स्टेट्स हैं। उस स्टेट्स का नाम मन करे तो, ठीक है। तो ये हो गया आपको देखना है कि ये 5th शेड्यूल में 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं। अगला, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द प्रोविजन ऑफ इशूइंग रिट्स बाय द जुडिशरी इन इंडिया हैज़ टेकन। रिट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है वो किस कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देख कर लिया गया है। तो ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है। ये ध्यान रखना है। और ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो ग्रेटर देन है सुप्रीम कोर्ट। क्यों? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में ही रिट जारी कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट जो होता है फंडामेंटल राइट प्लस एनी अदर, कोई अदर फंडामेंटल राइट प्लस एनी अदर, ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, रिट जारी करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी चीज़ है फंडामेंटल राइट के अलावा आप रिट जारी करवाना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो आपको फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। केलकार कमेटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, एल के झा कमेटी, इनडायरेक्ट एक्सेस, सुखामोय चक्रवर्ती, रिकंसिडरेशन ऑफ मॉनिटरी सिस्टम, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे ही कमेटी सही करेक्ट है, ठीक है। तो आप याद रखोगे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ सब्सिडी इज गिवन ऑन ए कमोडिटी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट है? देखो भाई, अगर कोई चीज़ बिक रही है मार्केट में, उसमें आप बोलेगी सरकार के भाई देखो ये जो तुम बेच रहे हो ना 100 रुपये में, ये लो 5 रुपये हम देते हैं सब्सिडी इस पर, तो क्या इसका दाम क्या हो जाएगा भाई? अब ये जो दुकानदार बेचेगा या कंपनी बेचेगी, किसने में बेचेगी? ये 95 रुपये में बेचेगी। क्यों? 5 रुपये सरकार ने इसको दे चुका है सब्सिडी के रूप में, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का दाम क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट डाटा असेसमेंट ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स रिलीज। नेशनल इनकम एस्टिमेट को पहली बार कब रिलीज किया गया? तो ये भैया जब हम लोग आज़ाद हुए ना उसके 1 साल बाद ही 48-49 में। कब? और ये जो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स जो रिलीज किया गया था वो क्या गया था भैया? नेशनल इनकम कमेटी की बनाई गई थी एक नेशनल इनकम कमेटी, ठीक है। ये इन्होंने फिर उसके बाद 48-49 में ये क्या बोलते हैं असेसमेंट को रिलीज़ करा। और इस नेशनल इनकम कमेटी के चेयरमैन कौन थे भैया? पीसी महाबलोनिस। ये जो पीसी महालाबोनिस, ठीक है, यही थे किसके? अब आपको बताना है कि पीसी महालाबोनिस जो थे, ये जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान के क्या थे? ये हेड थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अगला है, गिनी कोएफिशिएंट और गिनी रेशियो कैन बी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इन द इकोनॉमी। तो ये जो गिनी रेशियो या गिनी कोएफिशिएंट है वो किसकी बात करता है? ये इनकम इनइक्वालिटी की बात करता है। अगर गिनी कोएफिशिएंट या गिनी रेशियो अगर 0 है तो बोलेंगे परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है। समाज में परफेक्ट क्या है? इक्वालिटी है। और अगर 1 है तो क्या बोलेंगे? परफेक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। मतलब हाई फुल इनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा? परफेक्ट इक्वालिटी है। तो ये ध्यान रखना है, 0 और 1 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये करेक्ट मैच कौन सा नहीं है। अल्फ्रेड मार्शल, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जेएम केनीज, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, कार्ल मार्क्स, सरप्लस वैल्यू थ्योरी, या फिर अमर्त्य सेन विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो ये तो गलत है भैया, अमर्त्य सेन ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। अमर्त्य सेन का जो ये था वो क्या था? अमर्त्य सेन ने लाया था वो था आपका कैपेबिलिटी अप्रोच। ये क्या था अमर्त्य सेन का? कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। और ये जो काम किए थे ना, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ज़्यादा किए थे। बाकी ये तीनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस्ड डेवलपमेंट थ्योरी द प्राइमरी कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट इज विस्कियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, लैक ऑफ सेविंग्स, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी,
फॉरेन डोमिनेंस, तो भैया ये क्या होगा, विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। जो बैलेंस्ड डेवलपमेंट थ्योरी है वो कहता है कि भाई प्राइमरी काउज ऑफ अंडर डेवलपमेंट जो है वो विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, इसलिए जो देश है वो मतलब ग्रो नहीं कर पाती है। द इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री? ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका आंसर होगा भैया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। रेवेन्यू तो रेवेन्यू की बात करेगा, एक्सपेंडिचर वाला एक्सपेंडिचर की बात करेगा, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करती है, बनाती है मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करता है? सबसे पहली बात है इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये जारी करती है नीति आयोग। कौन? नीति आयोग, ठीक है। अब ये जो है किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करती है? तो देखो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्यूनिटीज ये तो करती है, एजुकेशन रिलेटेड ये भी करती है, हेल्थ रिलेटेड ये भी करती है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में बात नहीं करती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन है बैंक्स हैव टू मेंटेन सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश बैलेंस एंड टोटल एसेट्स, व्हाट इट इज कॉल्ड? स्टैच्यूरी बैंक रेशियो, स्टैच्यूरी लिक्विड रेशियो, सेंट्रल बैंक रिजर्व या फिर सेंट्रल लिक्विडिटी रिजर्व। ये तो क्या होगा? एसएलआर होता है, पढ़े हो ना, तो सिंपल है, एसएलआर होता है। और एसएलआर को आप किसमें? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आप गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ वगैरह के रूप में रख सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि एसएलआर में इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, आप इंटरेस्ट मिलता है, एसएलआर के केस में क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है भैया, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है, आप रखेंगे तो। अगला क्वेश्चन है द डिमांड कर्व ऑफ गिफिन गुड्स इज। देखो गिफिन गुड्स किसको बोलते हैं पहले ये आपको बताना, पहले जानना चाहिए। गिफिन गुड्स जो होता है इसको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। क्या होता है? इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। अब बोल रहा है कि इन्फीरियर गुड्स का जो है डिमांड कर्व क्या होता है? अपवर्ड राइजिंग, डाउनवर्ड राइजिंग, स्लोपिंग, या फिर पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सेस या पैरेलल टू प्राइस इंडेक्स। तो देखो ये जो गिफिन गुड्स होता है ना, ये नॉर्मल गुड्स की तुलना में जो डिमांड, सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट से उल्टा होता है, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है? अगर सप्लाई बढ़ जाएगा तो मतलब कि डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। डिमांड बढ़ जाएगा तो पैसे क्या हो जाएंगे? उस चीज़ के बढ़ने लगेंगे। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। किसके केस में? गिफिन गुड्स के केस में ऐसा नहीं। गिफिन गुड्स एक्चुअली क्या होता है? इसेंशियल आइटम्स भी होता है, इन्फीरियर इसेंशियल भी होता है ये, ठीक है, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। अब होता क्या है कि मान के चलो कि प्राइस अगर इंक्रीज़ कर गया, ठीक है, जो इसेंशियल गुड्स है उसका प्राइस इंक्रीज़ कर गया, तो कंज्यूमर जो है वो तो पुअर है, ठीक है, और उसका जो अगर प्राइस बढ़ गया तो वो खरीद नहीं, मतलब अफोर्डेबल नहीं होगा उसके लिए, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है एक्सपेंसिव सब्सटीट्यूट। मान के चलो गिफिन गुड्स का जो इन्फीरियर गुड्स है जो कि गरीब लोगों के लिए मस्ट है, अगर उसका दाम बढ़ जाएगा तो क्या गरीब लोग क्या लग्जरी की तरफ चले जाएंगे? नहीं जा सकते। उसको उन्हीं गुड्स को चाहे वो दाम बढ़े या घटे, मतलब बढ़े, अगर दाम बढ़ जाएगा तो वो उन गुड्स को उसको लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अलावा जो दूसरे सब्सटीट्यूट हैं वो उससे ज़्यादा दाम के हैं। तो इसलिए गिफिन गुड्स में जब दाम बढ़ता है तो इसका जो है ना, जो डिमांड कर्व है वो बढ़ जाता है, डिमांड कर्व भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोग दूसरी चीज़ की तरफ जा ही नहीं सकते ना, उनको इन्हीं चीज़ पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो इन्हीं चीज़ पे अब जब महंगाई बढ़ गई तो बाकी सब चीज़ों की बढ़ गई, इसकी भी बढ़ गई, तो लेना तो इसी को पड़ेगा। तो इसलिए गिफिन गुड्स का जो है, जो सप्लाई और डिमांड वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पर लागू नहीं होता है, ये उल्टा होता है। ध्यान रखना, ये अपवर्ड राइजिंग होता है। अगला, विच रॉक इज फॉर्म इन द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर। आपको पता है हाई हीट और प्रेशर में जो है वो कौन सा रॉक होता है? मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कौन सा? जेनेसिस याद रखना है, मार्बल है, ठीक है, स्लेट है, ये सारा क्या है? ये सारा है मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है वेयर आर द विंड्स ब्लोइंग थ्रू आउट द ईयर बिटवीन 30 to 35 नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड कॉल्ड। नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड में 30 और 35 डिग्री के ये आपका ये 30 और 35 डिग्री के बीच में जो है वो कौन सा विंड बहता है? तो आपको बताना है वेस्टर्ली, ट्रेड विंड्स, मानसून विंड्स या फिर सी विंड्स। तो आंसर क्या होगा इसका? वेस्टर्ली विंड्स। क्या होगा? वेस्टर्ली विंड्स। ट्रेड विंड्स जो होता है ना ये 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री, ध्यान रखना है, ठीक है। और वेस्टर्लीज 30 से 60, ठीक है, या 30 से 35 जो भी है, 30 से 60 भी ये कहते हैं, 30 से 35 बेस्ट है। और मानसून विंड्स तो ये तो सीजनल विंड्स होते हैं, ठीक है। सी विंड्स क्या होता है? सी से ये की तरफ, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्दन मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय। ईस्टर्न मोस्ट मतलब किधर? नॉर्थ ईस्ट साइड में। नॉर्थ ईस्ट साइड में जो पीक है वो कौन सा है? वो अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, या फिर ये तो माउंट एवरेस्ट तो भैया ये नेपाल में, तो पहले काट दो, ठीक है। नामचा बरुआ कंचनजंगा भी है, लेकिन कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। और नामचा बरुआ कहाँ है?
ये अरुणाचल में है, ठीक है। और अन्नपूर्णा ये तो नेपाल में है। कहाँ पे अन्नपूर्णा कहाँ है? ये नेपाल में है, तो ये भी काट दो। और ये अरुणाचल में है, तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सा होगा? नामचा बरुआ अरुणाचल, ठीक है। अगला, द पास सिचुएटेड बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नमलाई हिल्स। नीलगिरी और अन्नमलाई हिल के बीच में जो पास है, उस पास का नाम क्या है? उस पास का नाम पालघाट है भैया। नीलगिरी और अन्नमलाई। तालघाट जो है ये आपका जो महाराष्ट्र है ना, उधर है, ठीक है। बोरघाट महाराष्ट्र ऊपर, ये नीचे आओगे महाराष्ट्र से नीचे तो फिर आएगा बोरघाट, और फिर और नीचे जाओगे तो ये मिलेगा तालघाट, ठीक है। ये ऑर्डर है। ये महाराष्ट्र में यहाँ पे क्या होगा पहले, सॉरी ये तालघाट नहीं बल्कि ये होगा पालघाट, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा तालघाट ऊपर में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाओगे तो आपको मिलेगा बोरघाट, और फिर उसके नीचे आ जाओगे तो ये आ जाएगा पालघाट, ठीक है। ये तीनों ऑर्डर भी याद रखने हैं आपको, ताल, बोर और पाल, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये पालघाट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे करेक्ट ऑर्डर क्या है? सबसे पहले भैया सॉइल प्रिपरेशन होगा, ठीक है, तो सोइंग वाला तो हटा दो, सॉइल प्रिपरेशन तीनों है। उसके बाद इरीगेशन, डायरेक्ट बीज बोए नहीं सीधे इरीगेट करने लगो, तो हटाओ इसको यहाँ से। यहाँ बीज बो दिए, ठीक है, तो ये भी गया। तो फिर उसके बाद इरीगेट करेंगे, फिर हार्वेस्ट करेंगे, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द कंट्री इज जनम, कुरुंग कुमे, या लांग लेंग, या फिर किप हेरे। इसका आंसर क्या है? कुरुंग कुमे। ये कुरुंग कुमे कहाँ है पता है? ये अरुणाचल में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अरुणाचल में है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिकेटल ग्रोथ देखा गया था, ये कितना गया था? 111%। अरे होता क्या, वहाँ पे लोग बहुत कम है। जो लोग अगर गए वहाँ रह गए ना, तो ये लोग जितना भी बढ़ाओगे बस तुरंत ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक है। तो वही है, ध्यान रखना है। कुरुंग कुमे। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली एक्नॉलेज्ड नेशनल हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। अब नेशनल हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया कौन सा नहीं है? तो देखो भाई, ईस्टर्न हिमालयाज और सुंडालैंड और वेस्टर्न घाट तो है, गारो हिल्स नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान रखना है, हिमालयाज में ईस्टर्न हिमालयाज होगा। दूसरा हमारा जो है इंडो बर्मा रीजन में, ठीक है। टोटल हमारा जो इंडिया का है ना, वो 4 हॉट स्पॉट्स है। 4 हॉट स्पॉट्स है इंडिया के, ये ध्यान रखना है आपको। किसका? इंडिया के 4 हॉट स्पॉट है। पहला द हिमालयाज में, ईस्टर्न हिमालयाज भी इंक्लूड है उसमें, ठीक है। उसके बाद सुंडालैंड में, निकोबार आइलैंड जो हमारा है ना, वो सुंडालैंड के अंदर आता है, ठीक है, हॉट स्पॉट के अंदर आता है। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका जो पूरा एरिया है उसको भी हॉट स्पॉट बोलते हैं, उसके अंतर्गत हमारा वेस्टर्न घाट आता जाता है, ठीक है। गारो हिल्स किसी में भी नहीं आता है, ठीक है। और हमारा हिमालय हो गया, इंडो बर्मा रीजन हो गया, और उसके बाद सुंडालैंड हो गया, और वेस्टर्न घाट हो गया। तो ये 4 है, हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ठीक है, इंडो बर्मा रीजन में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, और बाकी ये सारा तो 4 है आपका, हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन, उसके बाद सुंडालैंड और वेस्टर्न घाट। इंडो बर्मा के अंदर आता है ईस्टर्न हिमालयाज। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? फॉरेस्ट, डिजर्ट, मरीन, और या फिर ग्रासलैंड। तो सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है? मरीन है भैया। सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है? मरीन है। कारण क्या है भैया? लार्ज साइज है, थर्मल स्टेबिलिटी है इसमें, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी होती है इसमें, बायोडाइवर्सिटी है इसकी एक बड़ी सी, हाई स्पेसी रिचनेस है, रेजिलेंस है, ठीक है। ये सारा आ जाता है किसमें? मरीन बायो इकोसिस्टम में, मरीन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आवर सोलर सिस्टम। द सप्तऋषि फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बिग बियर कॉन्स्टिलेशन। बिल्कुल, ये 6th क्लास वाली बुक में है, एनसीईआरटी की। अगला, द बिग बियर इज ऑल्सो नॉन एज उर्सा मेजर। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द एस्ट्रॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड अर्थ। नहीं, ये किसके किसके बीच में होता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट बताओ। एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारा होता है मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, ये होता है ये। तो तीसरा गलत हो जाएगा। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज सेरेस, और ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 और क्या हो जाएगा? 4। आंसर क्या है? ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, द बैगा ट्राइब मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बैगा ट्राइब किस स्टेट में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर झारखंड। तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में, बैगा ट्राइब। इसको ये बैगा ट्राइब आल्सो नोन एज पांडा, क्या कहला ये पांडा ट्राइब भी कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मालदीव्स, गैबोन, ब्राज़ील, सोमालिया, स्पेन, इंडोनेशिया। देखो भैया, सबसे पहली बात यहाँ स्पेन आ गया ना, इसको तो ऐसे हटा दो, ठीक है। इंडिया आ गया यहाँ पे, इंडिया से नहीं पास करता, इसको हटा दो। अब आ गया मालदीव्स, गैबोन और ब्राज़ील, मालदीव्स, कोंगो और टोगो। तो देखो भाई, ये हमको पता है कि साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से
पास करती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से पास करती है कौन सा, इक्वेटर। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव, यहाँ ब्राज़ील है ना, गैबोन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये साउथ अमेरिका में जो है उससे पास, साउथ अमेरिका में किसमें, किसके किसने, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से, ठीक है। उसके बाद ये टोटल जो है ना, ये टोटल इक्वेटर पास करती है 13 कंट्रीज से, याद रखना है 13 कंट्रीज से, ठीक है। और साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, अफ्रीका में गैबोन, कॉन्गो, डीआरसी, उगांडा, केनिया, ठीक है। और मालदीव, आपका एशिया में मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाती। एशिया में किस किस, एशिया में याद रखना है मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाती, माइक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, वेयर इज नामिब डिजर्ट लोकेटेड। नामिब डिजर्ट कहाँ पे है, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया या एशिया। नामिब नाम जो है ये डिजर्ट है नामीबिया में, और नामीबिया कहाँ पर है, नामीबिया है अफ्रीका में, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्या, अफ्रीका। अगला आपको मिलाना है कि एंडेज माउंटेन, ये चिले वाला है ना साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में जो चिले वाला पार्ट है यहीं पे ऐसे करके लंबा लंबी करके है, तो एंडेज माउंटेन कहाँ हो जाएगा, साउथ अमेरिका। तो आप ए का 4 आ जाओ, तो ऑप्शन ये और ये तो गए, ठीक है। और दूसरा बी का 3 है, बी का 3 दोनों में है, तो चलो ठीक है। एशिया में अल्प्स जो है वो कहाँ है, यूरोप में है, तो क्या हो जाएगा, सिकावन, तो सिकावन। और अपालाचीन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखना है अपालाचीन नॉर्थ अमेरिका अंग्रेजी नाम है ना, अल्प्स यूरोप, ठीक है। 0 डिग्री लेटीट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट एट। अब 0 डिग्री लेटीट्यूड ये अर्थ है, ये जो है ये जो है ये है जी आपका इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री लेटीट्यूड जिसको बोलते हैं। और 0 डिग्री ये क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूड जो है वो ये है, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करती है भैया, देख लो कहाँ पर, इस तरह रफ फिगर भी देखोगे तो कहाँ जाएगा, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है उस जगह को बोलते हैं नल आइसलैंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नल आइसलैंड भी बोलते हैं, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करती है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लैटीट्यूड को क्या बोलते हैं, ये है इक्वेटर 0 डिग्री लैटीट्यूड को, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये दोनों इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर, ये दोनों इंटरसेक्ट करती है अटलांटिक ओशियन में, और उस जगह को क्या बोलते हैं, नल आइलैंड बोलते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट फॉल अंडर गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा फॉल नहीं करता है, तो भैया देखो गोल्डन ट्रायंगल में ये म्यांमार है, ठीक है, और ये हो जाता है लाओस, और ये वाला हो जाता है थाईलैंड, ठीक है। इसके नीचे आता है यहाँ पे वियतनाम, ठीक है। तो वियतनाम नहीं है, ये तीनों है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ठीक है। सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वियतनाम हो जाएगा, जो कि गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्यू टू हुज इफर्ट्स वॉज द सेकंड सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस हेल्ड। सेकंड सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस जो है वो किसके इफर्ट्स की वजह से हुआ था। तो सबसे पहले सेकंड प्रोविंशियल जो कांग्रेस हुआ था बिहार का, वो कब हुआ था, 1909 में। सबसे पहली बात तो याद रखना है, हुआ कहाँ था, भागलपुर में। कहाँ पे हुआ था, भागलपुर में। अब भागलपुर के जो बहुत बड़े नेता थे वो कौन थे भैया, आपको पता है, बाबू दीप नारायण सिन्हा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उन्हीं की वजह से भागलपुर में सेकंड ये हुआ था। और इस ये जो सेकंड सेशन है और बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का जो कि भागलपुर में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। 1909 में हुआ था, कहाँ हुआ था, भागलपुर में। किसके वजह से, बाबू दीप नारायण सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच रूलर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी एज्यूम दी कर्नाटकुला भूषण। कर्नाटकुला भूषण जो है टाइटल किसने लिया था, नैनादेव, गगनदेव और गंगादेव, या हरि सिंह देव, या नरसिंह देव। इसका आंसर है ननिया देव। और ये जो है ना, ये फाउंडर थे, ये फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी, कर्नाट डायनेस्टी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये फाउंडर भी थे उसके, तो ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू ऑर्गेनाइज अ मिलिट्री कैंपेन इन बिहार टू ब्रिंग इट अंडर दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद, या बख्तियार खिलजी। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। इन्होंने
क्या बोलते हैं उसको, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंदर लाया था। देखो कंफ्यूज मत करना बख्तियार खिलजी से। बख्तियार खिलजी आया लूटा निकल लिया, ठीक है। और बख्तियार खिलजी जो था ये क्या था, मोहम्मद गौरी का मिलिट्री जनरल था। किसका था? मोहम्मद गौरी का मिलिट्री जनरल था ये, ठीक है। तो ये आया और लूट लाट के डिस्ट्रॉय करके नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह को चला गया, ठीक है। वो दिल्ली सल्तनत के बिहाफ में कभी भी नहीं था। कौन? मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। मोहम्मद गौरी जब चला गया 1198 में, ये 1198 में, सॉरी मोहम्मद गौरी ने, बल्कि 1198 में कौन, आपका बख्तियार खिलजी सब लूट लाट के चला गया। तो फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने, सॉरी इल्तुतमिश ने इसको बिहार को इसमें लाया था, ठीक है। हु गेव द टाइटल कुल खान टू बाज बहादुर हु बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1607। अब सबसे पहली बात है 1607 में कौन थे? अगर ये पता चल जाए तो हमें वो पता चल जाएगा बिल्कुल कि भाई 1605 में कौन, अकबर का लास्ट था, ठीक है। तो अकबर के बाद कौन था? जहांगीर था। यानी कि 1605 से लेकर के 27 तक कौन था? जहांगीर था। तो गवर्नर को बाज बहादुर कौन बोलेगा? जहांगीर बोलेगा, ठीक है। उन्होंने ही टाइटल दिया होगा। बाज बहादुर को कुल खान, क्या बोला था? कुल खान का टाइटल कौन दिया? जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, मंझी सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेबेलियंस। मंझी सिस्टम कौन से रेबेलियन का मतलब पार्ट है? संथाल रेबेलियन, मुंडा रेबेलियन, पहाड़िया रेबेलियन या चेरो। तो ये इसका आंसर क्या है? संथाल रेबेलियन। और संथाल रेबेलियन कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में, ये ध्यान रखना है, संथाल रेबेलियन, ठीक है। 1855 से 56 के बीच में। इसी में मांझी, और ये जो मांझी सिस्टम है ना, मांझी क्या होता था? संथालों का हेड ऑफ द विलेज। ये क्या होता था? विलेज हेडमैन होता था, ठीक है। ये विलेज हेडमैन होता था, ये विलेज हेडमैन होता था, ठीक है। और इस जब अंग्रेज आए ना, तो उन्होंने विलेज हेडमैन वगैरह के इन लोगों की पावर को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और तो जिससे ये लोग बहुत बुखला गया, और उसके बाद फिर क्या करें, संथाल रिबेलियन हो गया, ठीक है। जस्ट क्या बोलते हैं उसको, आपका 1857 वाले रिवोल्ट से पहले, ठीक है। ये हुआ था संथाल। और 1800 के बाद में क्या होता है? इंडिगो। ये ध्यान रखना है, इंडिगो 1857 के बाद, और संथाल 1857 से पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ हिज मैगजीन्स हैज़ पीर मोहम्मद मुनीस गिवन दी पोइनेंट पोर्ट्रेल ऑफ प्लाइट ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण। तो फार्मर्स ऑफ चंपारण के प्लाइट के बारे में अपने किस मैगजीन में पीर मोहम्मद मुनीस ने जिक्र करा? बिहारी, प्रताप, आईना या फिर बहिष्कार। तो इसका आंसर क्या है? प्रताप। क्या है? प्रताप, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा भी पीर मोहम्मद ने मुनीस ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उसका नाम क्या है? दुखी इन्होंने लिखा, फिर दुखी आत्मा लिखा, ठीक है। फिर दुखी हृदय लिखा। ये सारा इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। और प्रताप जो इनका जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़पेपर था, उनमें ये आर्टिकल लिखते थे जिसमें कि फार्मर के फ्लाइट के बारे में बताते थे। कौन सा? चंपारण के। अगला क्वेश्चन, हु हैड फाउंडेड द होम रूल लीग इन मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग किसने स्थापित करा? तो इसका आंसर है जनकधारी प्रसाद। क्या है? ध्यान रखना है, जनकधारी प्रसाद, ठीक है। और होम रूल लीग ऐसे जो है पूरे इंडिया में, इस ऑल इंडिया लेवल पे किसने लॉन्च करा था? वो करा था बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ठीक है, याद रखना है। और एनी बेसेंट ने भी करा था, और बीजी तिलक ने भी करा था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड दी फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव डाई व्हेन ही वाज शॉट बाय पुलिस व्हेन होस्टिंग द फ्लैग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में के समय फ्लैग फहराने के टाइम किसकी गोली, जो फुलेना प्रसाद की गोली से मौत हुई थी, वो कहाँ की थी? कहाँ के थे? तो वो थे आपके सीवान के। कहाँ के? सीवान के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ दी एस्बेस्टस इन बिहार फाउंड। ठीक है, बिहार में एस्बेस्टस मेनली कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में, ध्यान रखना है आपको। बिहार हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स? 3, 4, 5। पहले तो टोटल अर्थक्वेक जोन कितना होता है? 3 है, 4 है, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो बिहार जो है वो कितने अर्थक्वेक जोन में बटा हुआ है? तो बिहार में 2 नहीं है, बाकी ये तीनों है, 3, 4, 5। क्या है? जो 3, 4, 5 है ना, जोन 3, जोन 4 ये जोन्स हैं, ठीक है। तो जोन 2 बिहार में नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा जोन नहीं पाया जाता है बिहार में, तो जोन 2। बाकी 3, 4 और 5 पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, इन विच एरिया ऑफ बिहार धारवाड़ रॉक्स इज फाउंड? तो धारवाड़ रॉक्स भाई हम किसकी तरफ मिला जाता है? छोटा नागपुर रीजन की तरफ। और छोटा नागपुर रीजन किधर है? ये साउथ ईस्ट में है। किधर है? साउथ ईस्ट में है ना।
झारखंड की तरफ इस साइड, ठीक है, ईस्ट की साइड में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। धारवाड़ रॉक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक है जो कि आर्चियन पीरियड का होता है, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न प्लेट में जमुई, साउथ ईस्ट में कौन सा, जैसे जमुई हुआ आपका, मुंगेर हुआ, बांका हुआ, नहीं ये कहाँ से हो जाए, हाँ बांका हुआ, ठीक है। ये सारा क्या है, ये सारा आपका साउथ ईस्ट में आता है और ये आपको ध्यान रखना है कि ये धारवाड़ रॉक्स मिलते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव 50% रिजर्वेशन टू वुमन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज एक्ट 2006 लाया था बिहार और उसी के तहत दिया था 50% रिजर्वेशन। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इंक्लूडेड फ्रॉम बिहार इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उसमें बिहार से कितने मेंबर थे, बिहार से 40, 36, 30 या फिर 24। आंसर क्या होगा, 36 लोग थे, याद रखना। इन विच स्टेट वॉज द माइनॉरिटी कमीशन गिव स्टेच्यूटरी पावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार माइनॉरिटी कमीशन को स्टेच्यूटरी पावर्स किसने दिया था, मतलब एक्ट के द्वारा किसने लागू किया था, तो वो हमारा बिहार ही था। अगला क्वेश्चन है, जीविका इज एन इनिशिएटिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट, इट्स मेन मोटो इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पॉवर्टी एलिवेशन या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पॉवर्टी एलिवेशन है। क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन है, पॉवर्टी एलिवेशन है, ठीक है। जीविका बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, इसका मेन एम है पॉवर्टी एलिवेशन। अगला क्वेश्चन है, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट। द 47th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हेल्ड इन पेरिस, बिल्कुल सही बात है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इन इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन 44th हेरिटेज साइट, ये भी सही है। इट कंटेन्स टोटल ऑफ 11 मराठा मिलिट्री सीनरीज, ये गलत है भैया, टोटल कितना है, ये 12 है, ठीक है, जिसमें 11 महाराष्ट्र में है, बाकी एक जो है वो है तमिलनाडु में। किसमें, तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना है। 11 महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु में, ये टोटल जो 12 है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप उसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, तो ये आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द 11th मेज समिट। मक्का समिट जो है वो कहाँ पर हुआ, मक्का जो बोलते हो ना वो, लखनऊ, न्यू दिल्ली, भोपाल, इंदौर, ये हुआ है किसमें, न्यू दिल्ली में अभी, ठीक है। अगला, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू इंक्लूड इन द टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025। भुवन बाम, आशीष चंचलानी, प्राजक्ता कोहली या फिर अजय नागर, कैरिम नाती जिस पर। तो आंसर क्या है इसका, प्राजक्ता कोहली, ठीक है। इसका जो यूट्यूब का नाम है ना, मोस्टली सेन है, आई थिंक मोस्टली सेम, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, उसके इसमें देख सकते हैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन इन पब्लिक। पीडीएस सिस्टम में फेस ऑथेंटिकेशन के बाद जो राशन देने का जो प्रावधान लाई है वो कौन सी गवर्नमेंट लाई है, वो लाई है हिमाचल प्रदेश। कौन लाई है, हिमाचल प्रदेश, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विच डे वॉज ऑब्जर्व एज संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस किसमें, जब हम लोगों के देश में क्या लगा था, इमरजेंसी लगा था। इमरजेंसी कब लगी थी, इमरजेंसी लगा था आपका 25 जून 1975 में, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। तो 25 जून को क्या मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज विल बी लॉन्च। क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती में, ठीक है, ये फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। अगला क्वेश्चन है, विच मेट्रोपोलिस विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स हैज बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अभी लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है बेंगलुरु, पहले क्या था, मुंबई था, अब बेंगलुरु हो गया। इसके पास लगभग 80 से 85 लेपर्ड जो है ना इसके अगल बगल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च उद्योग क्रांति टू प्रोमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये लाया है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान, ये लाई है राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। ये कौन लाई है, राजस्थान गवर्नमेंट, सॉरी पंजाब गवर्नमेंट लाई है, ये कौन लाई है, पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, ये लाई है पंजाब गवर्नमेंट। कौन सा, उद्योग क्रांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अनाउंस टू डेवलप इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ। ये सारा मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने चैनल में इन सब चीज़ को डिस्कस कर लिया है, अपने करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, आई दृष्टि वाले सारे लेक्चर्स। तो ये जो म्यूजियम है, अंडर वाटर म्यूजियम, ये कहाँ बनाने की बात की गई, महाराष्ट्र में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, द बगलियार डैम विच वाज इन न्यूज रिसेंटली लोकेटेड इन, ठीक है। तो ऑप्शन है सतलुज रिवर, झेलम, चिनाब, ब्यास। तो आंसर क्या है इसका, चिनाब रिवर, ठीक है। चिनाब रिवर पे कौन सा, बलियार डैम, हम लोगों ने पानी रोक दिया है ना, रोक दिया था जो ऑपरेशन सिंदूर में, तो यही बलियार डैम से जाता है वहाँ पानी, ठीक है, चिनाब रिवर पर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैव बीन प्रपोज्ड बाय इलेक्शन कमीशन लेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। इन्होंने कौन कौन सा क्या बोलते हैं रिफॉर्म लाने की चाहिए, क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन सा रिफॉर्म सुझाया है, वो आपको बताना है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ऑफ डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वोटर आइडेंटिफिकेशन बाय एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी,
रिवाइज वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप या स्टैंडर्डाइज फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ बीएलओ। तो ये है, थर्ड है और फर्स्ट है, सेकंड नहीं भाई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 3 एंड 4, कहाँ है ये 1, 3, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट है लॉन्च महिला संवाद अभियान। महिला संवाद अभियान को किसने लॉन्च करा था, ये अपना बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी हु प्रोवाइडेड द डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जब कब हुआ था, 7 मई को, उस दिन आए थे व्योमिका सिंह और क्या वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ कौन आए थे, फॉरेन सेक्रेटरी, उसका नाम बताना है आपको। तो फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे, विक्रम मिश्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज, इंडियन मैंगो मेनिया 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, ये किया गया था अबू धाबी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगोला इज ए नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि रिसेंटली अंगोला हैज़ बिकम दी 121st मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, नहीं 121st नहीं 123rd मेंबर है, ठीक है, दूसरा। और अंगोला नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री ये भी नहीं है, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और ये अंगोला कहाँ है, ये अंगोला है आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट 2025 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द कंट्रीज विथ हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर। हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक है 5वां। पहला कौन है, यूएस, दूसरा कौन है, चाइना, तीसरा कौन है, रशिया, चौथा कौन है, जर्मनी, और 5वां कौन है, इंडिया, ठीक है। ये ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट, द रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया हैव बिकम कम डाउन फ्रॉम 16.2% टू 2.3%, ठीक है। और अगला है कि अबाउट 17 करोड़ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। और 16.2% से 2.3% हो गया, ये भी सही है। और इसको जो रिलीज़ करती है ये गलत है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रिलीज़ करती है बल्कि वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है। कौन करती है, वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है। पॉवर्टी एंड इक्विटी बिफोर रिपोर्ट कौन करती है, वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है। तो आंसर कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड सेलेबी कंपनी विच डज ग्राउंड हैंडलिंग इन द एविएशन सेक्टर, द कंपनी बिलोंग्स टू। ये अभी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी को बैन कर दी है। ये कंपनी करती थी ग्राउंड हैंडलिंग ऑफ एविएशन सेक्टर में, ये हैंडलिंग का काम करती थी। तो ये कंपनी बताओ कि कौन सी कंट्री का है, तो ये है आंसर ऑप्शन बी, टर्की का था ये कंपनी, ठीक है, जिसको बैन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट कम्युनिकेशन म्यूजियम कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे बना है, तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर है सोनीपत हरियाणा, सोनीपत हरियाणा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनेगा। सेलेक्ट दी रॉन्ग मैच, ये अम्बुबाची मेला कहाँ पे है, गुवाहाटी, सही बात है। खीर भवानी फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, सही है। एप्रिकॉट फ्लावर फेस्टिवल उत्तराखंड नहीं, ये पर है लद्दाख, ये कहाँ है, ये लद्दाख है, ठीक है। चापचरपुट फेस्टिवल ये मिजोरम है, ये सही है। तो आपको बताना था कौन सा, रॉन्ग मैच, तो रॉन्ग मैच क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला, हुज स्टेटमेंट इज कोटेड व्हाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2025-26, ए कंट्री इज नॉट ओनली बाय सॉइल बट ए कंट्री बाय इट्स पीपल। ये जो स्टेटमेंट के साथ यूनियन बजट आया था इस बार, तो उस स्टेटमेंट को किसने दिया था, तो ऑप्शन है तिरुवल्लूर, कन्ना भत्ताराकू, या फिर गुरजादा अप्पाराव या कोयम्पू। तो इसका आंसर है गुरजादा अप्पाराव, ये बप्पा थे अप्पाराव, ठीक है। तो इन्हीं के उस स्टेटमेंट को लिया गया था यूनियन बजट 2025-26। अब यूनियन बजट 2025-26 प्रेजेंटेड 6 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर डेवलप्ड इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर नॉट इंक्लूडेड। मैंने यूनियन बजट पे भी एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें देखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे उसमें, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी बिल्कुल सही है। 100% गुड क्वालिटी, नॉट ग्रेजुएट एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन, ठीक है, ये ग्रेजुएट एजुकेशन की बात नहीं करता है, ये गलत है। और उसके बाद 100% स्किल लेबर एंड मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही है। 70% इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वुमन के लिए, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ये वाला नहीं है, नॉट इंक्लूडेड ना, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरेंज दी टॉप 4 आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन यूनियन बजट 2025-26 डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो भाई, सबसे ज़्यादा है ना 2 नंबर, मतलब स्टेट शेयर इन टैक्स, जो भारत सरकार जो स्टेट को उसके शेयर देती है, तो वो सबसे ज़्यादा है। फिर हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है सब, फिर हमारा सेंट्रल सेक्टर प्लान है,
ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जितना सारा ये, उसके बाद डिफेंस है, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 4, कौन सा हो जाएगा 2 1 2 1 3 4 ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और अच्छा अगर आप इसका ये देखना चाहते हैं स्टेट शेयर में ना, स्टेट का जो शेयर है ये लगभग 22% है, ठीक है। और इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग करते हैं लगभग 20%, ठीक। और उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम में उसी तरह से हमारा जाता है लगभग 16%। कितना? सेंट्रल सेक्टर में हमारा जाता है लगभग 16%, और डिफेंस में हमारा कितना है लगभग 8%। देखो 8 16 20 22, ठीक है। 22 है सबसे ज़्यादा शेयर, स्टेट शेयर, फिर इंटरेस्ट पेमेंट, और फिर सेंट्रल सेक्टर प्लान, फिर डिफेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत ट्रेड नेट, ठीक है। तो ऑप्शन है इसके यूनियन बजट में जो है, टू प्रोवाइड कंसेशन टू इंडियन ट्रेडर्स टू रिड्यूस इंपोर्ट्स अंडर मेक इन इंडिया, या टू इस्टेब्लिश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, या प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक गुड। तो इसका आंसर क्या है? टू इस्टेब्लिश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अगला, इन यूनियन बजट 25-26 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर द न्यू टैक्स सिस्टम द इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट फॉर सैलरीड टैक्स पेयर विल बी 12.75 लाख। बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि इसका 75,000 डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको 12,75,000 आता है। बाकी नॉर्मल पीपल जिनका सैलरी नहीं है वो, उनका कितना है? 12 लाख है, ध्यान रखना है। 30% इनकम टैक्स विल हैव टू बी पेड ऑन इनकम अबव 24 लैक्स। ये भी सही है, अगर आप 24 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा 30% टैक्स, ठीक है। इसका स्लैब आप थोड़ा सा देख लेंगे कि लगभग 12% तक जो फ्री है नॉर्मल के लिए, 12 से 16 में, 12 से 16 में आप ध्यान रखेंगे 15%, 16 से 20 में 20%, और 20 से 24 में 25%, और 24 से ऊपर ये कितना है? ये 30%। ये ध्यान रखना है, ये डाटा। 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, और 20 से 24 25%, और ग्रेटर देन 24 30%, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमारा क्या है? इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के 24-25 के तहत 8.2%, या फिर 6.5 से 6.9, या फिर 6.3 से 6.8, या 6.8। तो आंसर क्या है? 6.3 to 8, ये ध्यान रखना। अगला, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया रैंक 7th इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट सर्वे, बिल्कुल सही है। इंडिया रैंक 3rd इन द सीमेंट प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत है। इंडिया रैंक 8th इन द कंस्ट्रक्शन सर्वे, बिल्कुल सही है। इंडिया रैंक 6th इन द एक्सपोर्ट टेक्सटाइल पार्सल। तो आपको ये ध्यान रखना, 7 कौन सा है? सर्विस, 8 कौन सा है? कंस्ट्रक्शन, 6 कौन सा है? टेक्सटाइल। तो आप 6 7 8 याद रखना। 6 में क्या है? सबसे पहले हम लोग टेक्सटाइल बनाते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल वगैरह। फिर 7 में हमारा सर्विस देते हैं, और 8 में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। याद हो जाएगा। 6 में हम लोग टेक्सटाइल बनाते हैं, 7 में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और 8 में हम लोग फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022 फिजिकल डिफिसिट हैज बीन डिक्रीज स्टीडली फ्रॉम इतना 21 से 24, बिल्कुल सही है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ इंक्रीज स्टीडली, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा स्टीडली इंक्रीज करा है, ठीक है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। अब क्या बोला क्वेश्चन? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दोनों सही है, तो इसका मतलब क्या होगा? नाइदर 1 नॉट 2। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इज एस्टिमेटेड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में 2025 में इकोनॉमिक सर्वे जो कहती है कि कितने % ग्रोथ होगा किसका? एग्रीकल्चर का। तो ऑप्शन उसके हैं 3.8, 4.2, 4.6 या 4.8। तो आंसर क्या है? 3.8%, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो हम लोग इंडिया में पावर जो जनरेट करते हैं वो किस में सबसे ज़्यादा करते हैं और किस में कम? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा से कम की तरफ जाना है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग कोल पर निर्भरता है हमारी। फिर हमारा जो सबसे ज़्यादा होता है सोलर से हम लोग जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा होता है विंड, क्या होता है? विंड। और विंड के बाद हाइड्रो, और हाइड्रो के बाद गैस, ठीक है। तो अब देख लो, कोल क्या है 1, सोलर क्या है 2, और विंड क्या है 4, और हाइड्रो क्या है 3, और ये कितना है 5। 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन 100 मीटर रेस 8 किलोमीटर पर आवर, ए गिव्स बी 4 मीटर स्टार्ट वगैरह, ठीक है। तो आप इसको बनाएंगे, आप अपने से कर लेना। ये पहले टाइम निकाल लेना किसका?
टाइम ऑफ ए निकाल लेना। टाइम ऑफ ए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ समय बराबर दूरी, दूरी कितना है, दूरी दिया है वो 100 मीटर, दूरी बटे चाल, चाल कितनी होगी जी, चाल उसकी 8 किलोमीटर, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ये लगभग आ जाएगा 45 सेकंड, ठीक है। और उसी तरह से टाइम ऑफ बी क्या हो जाएगा, बोला है टाइम 15 सेकंड ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, समय, दूरी कितना, दूरी वो 96 मीटर, 4 मीटर आगे बढ़ा करके उसको भेजा है ना, समय बटे 4 उसका हमें नहीं पता, तो ये समय हो गया, ये समय कितना होगा, इससे 15 सेकंड ज़्यादा, यानी 45 + 15 कितना होगा, 60 सेकंड से इसको इक्वेट कर देना और ये आंसर आ जाएगा। फाइनली इसको किलोमीटर पर आवर में कर देना, आंसर हो जाएगा 5.76, ठीक है। मोहन इतने दिन में काम करता है, इसको बनाइएगा आप, इसका आंसर हो जाएगा 11 डेज, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लेना। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ ए फादर और मदर, तो आप यहाँ पे देखना कि फादर प्लस मदर का एवरेज एज 36 दिया हुआ है, तो टोटल एज क्या होगा, 36 × 2, 2 लोग हैं ना, 72 हो जाएगा। फादर मदर प्लस डॉटर का एवरेज एज कितना दिया हुआ है, 28, तो ये कितना हो जाएगा, 28 × 3 लोग हो गए 3। अब ये टोटल एज में ये वाला एज घटा दोगे तो किसका हो जाएगा, डॉटर का एज नहीं आ जाएगा, तो डॉटर का एज कितना आ जाएगा, 12 साल, आप इसको कर लेना, ठीक है। ये जो है 5.32 ऊपर से कॉमन ले लेना, ठीक है, तो ये 56 + 44 आ जाएगा, और ये a² - b² में तोड़ देना, तो a² - b² का a - b × a + b, तो 7.66 - 2.34, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5.32 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 7.66 + 2.34, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ये 54 और 56 और 44 कितना 100 हो जाता है, 100/10 कितना हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर सर्टेन प्राइस, इफ़ ही सेल्स एट डबल प्राइस देन द परसेंटेज, तो आपको ये बनाना है और इसमें आंसर आपका आ जाएगा कितना, 145 ना, 145 है, तो ये आपका आंसर आएगा ए, कितना आ जाएगा, 140%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 146, आप इसको बनाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। करना कुछ नहीं है, ये t + 1 जो है ना वो u आ जाता है, STU, e + 2 कीजिएगा तो कितना होगा, ये g आ जाता है, EF फिर g, ठीक है। इसी तरह से a + 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, d आ जाएगा। इसी तरह सारा करना है इसके साथ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स 11 और 90 के बीच में 7 से डिवीजन, कुछ नहीं है, 14, इसी तरह से बढ़ते जाना है, 14 7 या 21, इसी तरह से जाइएगा तो आप टोटल आपको मिल जाएगा कितना, टोटल 11 है जैसे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट जो लेंथ है एक रूम में क्या होगा, तो डायगोनल होगा, ठीक है। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, a² + b² + c², कितना 10 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इसका रूट, ठीक है। ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है क्यूबाइड या क्यूब में, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2√38 ना, आ जाएगा 2√38, तो 148 का क्या हो जाएगा आंसर, डी। अगला क्वेश्चन है 6 फ्रेंड बैठे हैं, इसको आप सेट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये आ जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद ये सीरीज है, इस सीरीज को आपको सॉल्व करना है और बताना है कि मिसिंग नंबर क्या है, ठीक है। तो आप देखना ये ज़ीरो, फिर उसके बाद 0 + 2 करते हैं तो कितना जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। और 2 + कितना 10 कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये 10 कितना है, यानी 2 × 5 है, ठीक है। उसी तरह से 5 × 8 है, क्या है, 5 × 8, ये सारा करेंगे आप तो इसका आंसर आएगा 252, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 252। इस तरह से ये हमारे 150 क्वेश्चंस हो गए, और इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट इसमें करेंगे। होप आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा। अगला हम जो टेस्ट होगा फुल लेंथ टेस्ट 2, उसको भी इसी तरह से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।